हेलो एंड वेलकम टू द चैनल ज्ञान विधि। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, जिसे हम हिंदी में कठोर दायित्व का सिद्धांत भी बोलते हैं। इससे पहली वाली वीडियोस में हमने नेग्लिजेंस जैसे टॉपिक कवर किए हैं या व्हाट इज टॉट, ये भी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पे जाइए और उस वीडियो को भी देखिए। तो आइए फिर शुरू करते हैं इस टॉपिक को। ये जो टॉपिक है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी या जिसे हम कठोर दायित्व का सिद्धांत बोल रहे हैं, ये बेसिकली इंग्लिश कॉमन लॉ से ही निकल कर आया है और जिस केस में ये निकल कर आया है उस केस का नाम है रायलैंड वर्सेस फ्लेचर, जो कि 1868 का केस है। तो आइए हम इसके फैक्ट्स डिस्कस करते हैं। बट फैक्ट्स डिस्कस करने से पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि इसमें प्लेंटिफ जिसे हम वादी बोलते हैं और डिफेंडेंट जिसे हम प्रतिवादी बोलते हैं वो कौन है। तो इसमें जो प्लेंटिफ है, जो वादी है, वो रायलैंड है और डिफेंडेंट जो प्रतिवादी है वो फ्लेचर है। इस केस के फैक्ट्स कुछ इस तरीके से हैं कि जो डिफेंडेंट है उनकी एक मिल होती है जिसके लिए वो एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर हायर करते हैं बांध बनवाने के लिए, रिजर्वायर बनवाने के लिए। जो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर होता है, जब वो रिजर्वायर या बांध जो है उसका कंस्ट्रक्शन करना शुरू करता है तो उसको जमीन के अंदर कुछ बहुत पुरानी शाफ्ट्स मिलती हैं जिन्हें वो इग्नोर करता है, ब्लॉक नहीं करता और रिजर्वायर उसके ऊपर बना देता है। अब रिजर्वायर जब बन जाता है, उस रिजर्वायर में जब पानी भरा जाता है तो वो पानी लीक कर जाता है इन शाफ्ट्स में से और पहुंच जाता है प्लेंटिफ के लैंड पर, जिससे कि जो माइंस होती हैं प्लेंटिफ की वो डैमेज हो जाती है, प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है। अब इस केस में जो वादी है वो प्रतिवादी पर कंपनसेशन यानी कि मुआवजे के लिए सूट फाइल करता है कोर्ट के अंदर। तो इस केस में जो जजमेंट आया वो जस्टिस ब्लैक बर्न ने डिलीवर किया और उन्होंने ये बोला कि अगर प्रतिवादी कोई भी ऐसी चीज, कोई भी खतरनाक चीज अपनी प्रेमाइसिस में रखता है और वो जो चीज है वो एस्केप कर जाती है यानी कि पलायन कर जाती है और उससे किसी को डैमेज हो जाता है, तो फिर जो डिफेंडेंट है वो लायबल होगा इस प्रिंसिपल के अंडर, जो कि है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, कठोर दायित्व का सिद्धांत। तो इस केस में जो प्रतिवादी है उसको कोर्ट ने लायबल ठहराया और कंपनसेशन वादी को दिलवाया। तो अब हम स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के कुछ असेंशियल डिस्कस करते हैं, कठोर दायित्व के सिद्धांत के कुछ असेंशियल। इसमें 4 असेंशियल हमारे पास हैं। डेंजरस थिंग यानी खतरनाक वस्तु, एस्केप पलायन, नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड, भूमि का गैर प्राकृतिक रूप से इस्तेमाल, और लास्ट है डैमेज कॉज्ड बाय एस्केप, पलायन से होने वाली क्षति। जब भी आप स्ट्रिक्ट लायबिलिटी यानी कठोर दायित्व के सिद्धांत का आंसर फ्रेम करेंगे एग्जाम में, तो आप इन्हीं 4 असेंशियल को मेंशन करेंगे। अब एक एक करके इन्हें डिस्कस करते हैं। पहला है डेंजरस थिंग यानी खतरनाक वस्तु। इसका मतलब यह है कि अगर आप अपनी जमीन के ऊपर कोई भी खतरनाक केमिकल या खतरनाक गैसेस या फिर बिजली या बहुत सारा अमाउंट में वाटर यानी कि पानी स्टोर कर लेते हैं, तो ये क्या आएगा, खतरनाक वस्तु के रूप में माना जाएगा। इसके बाद यही वस्तु अगर पलायन कर जाती है, एस्केप कर जाती है उस जमीन से। और थर्ड जो मैंने आपको बताया, नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड यानी कि आप भूमि का गैर प्राकृतिक रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूंगा कि जैसे हम सभी के घर में जो किचन होती है उसमें हम एक सिलेंडर यूज करते हैं खाना बनाने के लिए और एक सिलेंडर हम स्टॉक में रखते हैं अगर वो खत्म हो जाए तो। यहीं पे हम एक सिलेंडर की जगह अगर हम 50 सिलेंडर उस किचन में रख दें या अपने घर में रख दें, तो ये किस में माना जाएगा, ये नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड के अंदर आएगा, यानी कि भूमि का गैर प्राकृतिक रूप से आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर मैं आपको दूसरा एक और एग्जांपल बताऊं, तो जैसे अभी दिवाली आ रही है तो फैक्ट्रीज होती है जो फायर क्रैकर्स बनाती हैं, उन्हें गन पाउडर चाहिए होता है फायर क्रैकर्स बनाने के लिए और उस गन पाउडर के लिए उन्हें लाइसेंस लेना पड़ता है। तो मान लीजिए किसी कंपनी को या किसी फैक्ट्री को 100 किलो गन पाउडर रखने का लाइसेंस मिला है और उन्होंने दिवाली के लालच में या फेस्टिवल के लालच में आके 100 किलो की जगह 500 किलो गन पाउडर अपनी फैक्ट्री में रख लिया, स्टोर कर लिया और किसी कारण से वो ब्लास्ट कर जाता है, एक्सप्लोड हो जाता है, तो ये किस में आएगा, नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड में आएगा, गैर भूमि का गैर प्राकृतिक रूप से इस्तेमाल। और इन सभी से अगर प्लेंटिफ को कोई डैमेज हो जाता है, कोई क्षति पहुंच जाती है, तो उसके लिए प्लेंटिफ फिर मुआवजे के लिए, कंपनसेशन के लिए कोर्ट जा सकता है। यही असेंशियल्स मैंने हिंदी में भी लिखे हैं, तो जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इस तरीके से एग्जाम में लिख सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं
स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को, कठोर दायित्व के सिद्धांत को इंडियन पर्सपेक्टिव व्यू में। केस का नाम है मद्रास रेलवे कंपनी वर्सेस जमींदार ऑफ कारवेटनगरम, 1874 का ये केस है। इसके जो फैक्ट्स हैं वो काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। तो मैं आपको बताता हूँ इस केस में क्या हुआ कि एक जमींदार था, उसके लैंड पर 2 एंशियंट टैंक बने हुए थे, पानी की टंकियां जो नगर निगम की होती है बड़ी बड़ी, जिसमें मोहल्ले में सप्लाई जाता है पानी का। ये जो टैंक है काफी पुराने होते हैं, इससे जमींदार भी पानी यूज करता है और वहां के जो 1000 किसान होते हैं वो भी खेती बाड़ी के लिए इसी टैंक से पानी लेते हैं। अब एक दिन क्या होता है कि ये जो टैंक है ये ओवरफ्लो के कारण फट जाता है, जिससे क्या होता है कि जो मद्रास रेलवे कंपनी ने 3 पुल बनाए हुए होते हैं उस जगह पर, वो जो है ढह जाते हैं, टूट जाते हैं। तो मद्रास कंपनी चली जाती है कोर्ट मुआवजे क्लेम करने के लिए, कंपनसेशन मांगने के लिए। अब जो कोर्ट है उसने ये ऑब्जर्व किया इस केस में कि जो पानी है वो सिर्फ जमींदार नहीं ले रहे थे, वहां के जो 1000 किसान थे वो भी उस पानी से खेतीबाड़ी कर रहे थे। और क्योंकि ये एक पब्लिक इंटरेस्ट में काम हो रहा था, ना कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट में, तो इस केस में कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जो जमींदार है, जो डिफेंडेंट है, प्रतिवादी है, वो लाइबल नहीं होगा। और यहां पर मद्रास रेलवे कंपनी को कोई भी रिलीफ नहीं मिला। तो अब हम डिस्कस करते हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के कुछ एक्सेप्शन, कठोर दायित्व के सिद्धांत के कुछ अपवाद कि किन किन केसेस में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी नहीं मानी जाएगी। तो सबसे पहले है इसमें प्लेंटिफ्स ऑन फॉल्ट, वादी की खुद की गलती से अगर उसे क्षति पहुंच जाती है तो। दूसरा है इसमें एक्ट ऑफ स्ट्रेंजर, यानी कि किसी थर्ड पार्टी की वजह से अगर क्षति पहुंची है वादी को। थर्ड है इसमें एक्ट ऑफ गॉड, अगर भगवान के कृत्य की वजह से किसी को क्षति पहुंच जाए तो भी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी नहीं मानी जाएगी। फोर्थ है इसमें कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ, यानी कि वादी की खुद की मर्जी से अगर उसने कोई कृत्य किया और वहां क्षति पहुंच गई तो वो भी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में नहीं मानी जाएगी। और लास्ट है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, अगर संसद ने कोई कानून पास किया है और उसको फॉलो करते हुए कोई भी सरकारी अफसर काम कर रहा है और उससे किसी भी पर्सन को क्षति हो जाती है तो वो केस भी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में नहीं माना जाएगा। तो आइए अब हम इसे एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो चलिए, पहला पॉइंट जो हमने डिस्कस किया, प्लेंटिफ्स ऑन फॉल्ट, यानी कि वादी की खुद की गलती। इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए ए बी के घर जाता है और उसके कुत्ते को इतना छेड़ता है कि वो कुत्ता परेशान होकर ए को काट लेता है। अब इस केस में ये जो ए है ये बी पर केस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसकी खुद की गलती है कि उसने कुत्ते को छेड़ा और कुत्ते ने इसको काट लिया। तो यहां पर जो बी है उसकी कोई भी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी नहीं बनेगी। इसमें एक लैंडमार्क केस आया था जिसका नाम है पॉन्टिंग वर्सेस नॉक्स, 1849 का ये केस है। इसके फैक्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग है। इस केस में क्या हुआ कि जो वादी है उसका एक घोड़ा था, वो घोड़ा प्रतिवादी के जमीन पर जाता है और उसके यहाँ पर जो पेड़ है उस पेड़ की टहनियों से कुछ पत्ते खा लेता है। अब वो जो पत्ते होते हैं वो थोड़े जहरीले होते हैं, जिसकी वजह से इस घोड़े की मौत हो जाती है। और जो इस घोड़े का मालिक होता है, जो वादी है, वो प्रतिवादी पर केस कर देता है मुआवजे के लिए। अब जब ये केस करता है और कोर्ट में जाता है वादी, तो कोर्ट यहाँ पर ये ऑब्जर्व करती है सबसे पहले कि आप ये बताइए कि आपका घोड़ा वहां उसकी जमीन पर कर क्या रहा था। दूसरा, कोर्ट ने ये बोला कि आपका ये जो घोड़ा है इसका कोई भी राइट नहीं है कि ये प्रतिवादी की जमीन पर जाए। तो क्योंकि जब इसका कोई राइट नहीं है वहां जाने का, तो वादी का भी कोई राइट नहीं है कंपनसेशन क्लेम करने का, मुआवजा क्लेम करने का। अब हम आते हैं सीधे दूसरे अपवाद पर, जो कि है एक्ट ऑफ स्ट्रेंजर। तो एक्ट ऑफ स्ट्रेंजर, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर किसी थर्ड पार्टी की वजह से वादी को नुकसान हो जाए तो वो प्रतिवादी पर केस नहीं कर सकता। इसका सेम एग्जांपल मैं आपको डिस्कस करता हूं जो अभी हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, कि ए बी के घर जाता है और बी के कुत्ते का पट्टा खोल देता है। उससे क्या होता है, जो बी का कुत्ता है वो बी के घर से बाहर निकलता है और सी को काट लेता है। तो अब इस केस में जो सी है वो बी के ऊपर केस फाइल नहीं कर सकता, मुआवजे का कंपनसेशन बी से नहीं मांग सकता। क्यों? क्योंकि यहां पर जो कृत्य हुआ है वो ए ने किया है, ए ने कुत्ते का पट्टा खोला, ना कि बी ने। तो यहां पर भी बी लाइबल नहीं होगा। इसके ऊपर भी एक लैंडमार्क केस आया था जिसका नाम है बॉक्स वर्सेस जू, जो कि 1879 का ये केस है। इसके फैक्ट्स भी कुछ थोड़े थोड़े से सिमिलर हैं रायलैंड वर्सेस फ्लेचर के केस से। इस केस में क्या हुआ, ये जो जूब है ये एक मिल के ओनर होते हैं
और ये अपनी मिल के लिए एक रिजर्वायर यानी कि बांध कंस्ट्रक्ट करवाते हैं। इनकी जस्ट जमीन के बराबर में एक और पर्सन का बांध होता है, रिजर्वायर होता है, और जो दूसरे पर्सन का रिजर्वायर होता है वो अपने रिजर्वायर को क्या करता है, खाली कर देता है उसके पानी को। वो पानी बहकर जूब के बांध में आ जाता है, रिजर्वायर में आ जाता है, जिसकी वजह से जो इन्होंने रिजर्वायर बनवाया था वो ओवरफ्लो कर जाता है, और ओवरफ्लो करने की वजह से वो चला जाता है वादी की जमीन पर, जिससे कि काफी ज्यादा नुकसान होता है वादी का, और वादी पहुंच जाते हैं कोर्ट मुआवजे के लिए, कंपनसेशन मांगने। अब कोर्ट यहां पर ये हेल्ड करती है कि क्योंकि जो पानी ओवरफ्लो हुआ है उसमें जो प्रतिवादी है उसका हाथ नहीं है, वो जो कृत्य हुआ है वो किसी थर्ड पर्सन ने किया है। अगर वो थर्ड पर्सन उस अपने बांध को ना खाली करता तो वो ओवरफ्लो होता ही नहीं, और अगर ओवरफ्लो नहीं होता तो जो वादी है उसकी जमीन को नुकसान नहीं होता। तो क्योंकि ये एक्ट ऑफ स्ट्रेंजर है, इस वजह से यहां पर प्रतिवादी को जिम्मेदार नहीं ठहराया। अब हम आते हैं अगले अपवाद पर, जो कि है एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड का मतलब होता है कि भगवान की तरफ से किया हुआ कृत्य है। जैसे कि आपने एक मूवी देखी होगी ओ माई गॉड, जिसमें क्या होता है कि परेश रावल होता है और उसकी जो दुकान होती है वो भूकंप की वजह से टूट जाती है, तो वो जो है इंश्योरेंस कंपनी पे क्लेम करता है मुआवजे के लिए। सिमिलरली एक्ट ऑफ गॉड हम उसको बोलेंगे जहां पर ह्यूमन इंटरवेंशन बिल्कुल जीरो हो, जहां पर आप पहले से डिसाइड नहीं कर सकते कि भाई ये कृत्य होने वाला है। जैसे कि एग्जांपल, बाढ़ हो गए, तूफान हो गए, बिजली गिर गई, या फिर जो है बहुत ज्यादा बारिश हो गई, ये सब क्या है, ये भगवान का कृत्य है। आप इसको पहले से ये पता नहीं लगा सकते कि भाई इस बार इतनी ज्यादा बारिश होने वाली है या फिर इतना ज्यादा तूफान आएगा। तो जब आप पता नहीं लगा सकते तो आप इसका बचाव भी नहीं कर सकते। इसमें भी एक केस आया था जो कि है निकोल्स वर्सेस मार्शलैंड। निकोल्स इसमें बेसिकली प्लेंटिफ होते हैं, वादी होते हैं, मार्शलैंड इसमें डिफेंडेंट है, प्रतिवादी है। इस केस के फैक्ट्स कुछ इस तरीके से हैं कि जो इसमें प्रतिवादी है, डिफेंडेंट है मार्शलैंड, ये अपनी जमीन पर एक आर्टिफिशियल लेक बनवाते हैं। अब जब ये झील बनवा लेते हैं तो ये पानी स्टोर करते हैं बारिश का। तो जिस साल ये बारिश का पानी स्टोर करते हैं उस साल इतनी बारिश पड़ती है, इतनी बारिश पड़ती है कि ये जो झील का पानी होता है ये भी ओवरफ्लो कर जाता है और ये पहुंच जाता है वादी की जमीन पर, और इसकी जो प्रॉपर्टी है, जो इसकी जमीन है, उसको तहस नहस कर देता है। अब जो प्लेंटिफ है यहाँ पे वो पहुंच जाते हैं कोर्ट, किसके लिए, कंपनसेशन मांगने के लिए, मुआवजा मांगने के लिए कि भाई मेरा इतना नुकसान हुआ है, मुझे ये मुआवजा दिलवाया जाए। कोर्ट इसमें ये ऑब्जर्व करती है कि क्योंकि ये जो कृत्य है ये भगवान की तरफ से हुआ है, इस पे हम पहले से रोक नहीं लगा सकते, ना कि पहले से हम इसको जान सकते हैं कि भाई इस साल इतनी बारिश होगी। तो इस वजह से यहाँ पर जो प्रतिवादी है उसके ऊपर कोई भी जिम्मेदारी ना ठहराते हुए, कठोर दायित्व का सिद्धांत ना अप्लाई करते हुए उसको रिलीफ दिया गया, और यहाँ पर प्लेंटिफ को कोई भी रिलीफ नहीं दिया कोर्ट ने। अब अगला जो अपवाद आता है इसमें वो आता है कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ। अगर कोई भी क्षति वादी की खुद की मर्जी से हो तो उस केस में प्रतिवादी जिम्मेदार नहीं होगा। इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल मैं आपके लिए लेकर आया हूं, ये है बंजिंग जंपिंग। आपने जब भी बंजी जंपिंग अगर आपने करी है किसी ने भी, तो वहां पर क्या होता है कि आपसे कंसेंट फॉर्म भरवाया जाता है कि अगर बंजिंग जंपिंग करते हुए कोई भी इंजरी हो जाती है या फिर डेथ कोज हो जाती है तो उस केस में जो वो लोग हैं वो जिम्मेदार नहीं होंगे। सिमिलरली दूसरा केस है इसमें सर्जिकल ऑपरेशन। जब भी कोई क्रिटिकल केस आता है हॉस्पिटल के अंदर तो वहां पर डॉक्टर भी एक कंसेंट फॉर्म जमा करवाते हैं, फिल करवाते हैं कि अगर पेशेंट को कुछ भी होता है तो उस केस में ना तो हॉस्पिटल स्टाफ की कोई जिम्मेदारी बनेगी, ना ही डॉक्टर की जिम्मेदारी बनेगी। तो ये बेस्ट एग्जांपल है कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ का। नेक्स्ट जो हमारे पास एक्सेप्शन है उसका नाम है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। तो इस केस में अगर संसद ने या फिर किसी राज्य विधानसभा ने कोई कानून पास किया और उसको फॉलो करते हुए किसी सरकारी अफसर की वजह से किसी पर्सन को क्षति पहुंची तो फिर वो मुआवजा क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि ये क्या है, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी ने उसको ये परमिशन दी है कि आप अपना काम करो। बट अगर उस एक्ट में यानी कि अगर उस कानून में ही लिखा हुआ है कि अगर आपको ये नुकसान हुआ तो हम इतना डैमेज आपको देंगे, तब आप उससे कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। इसका मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं। तो हमारे पास एक कानून है रेलवे एक्ट 1989 का, ये एक्ट है। इससे क्या होता है, पूरा रेलवे जो है वो रेगुलेट होता है।
अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है या फिर रेल की वजह से किसी भी पर्सन को क्षति होती है, तो ये सब चीजें जो कहाँ पे रेगुलेट होती हैं, ये इस एक्ट के थ्रू रेगुलेट होती हैं। तो अगर रेल की पटरी पर रेल चल रही है, आपने ये भी देखा होगा कि रेल की पटरियों के आस पड़ोस में कुछ झोपड़पट्टी भी लोग बना लेते हैं जिसमें वो रहते हैं। तो अगर रेल चल रही है और उसकी चिंगारी से या फिर किसी भी तरीके से वहां की झोपड़पट्टी वालों को कोई डैमेज होता है, कोई भी इंजरी पहुंचती है, क्षति पहुंचती है, तो उसके लिए वो रेलवे पर केस नहीं कर सकते। क्यों भाई, पहले तो तुम ये बताओ, तुम वहां पर रह क्यों रहे हो बिल्कुल पास में, और अगर रह रहे हो तो ये तुम्हारी कहीं ना कहीं, जो अभी हमने पॉइंट डिस्कस किया, कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ, ये आपकी एक इम्प्लाइड कंसेंट आप वहां दे रहे हो कि अगर कोई भी क्षति होती है तो उसमें रेलवे जिम्मेदार नहीं होगी। तो ये इसका बेस्ट एग्जांपल है। तो ये जो अभी हमने डिस्कस किया है, ये कठोर दायित्व के सिद्धांत का जो प्रिंसिपल है, आपको यहां तक 5 एक्सेप्शन लिखने हैं जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ये जो प्रिंसिपल डेवलप हुआ था, ये इंग्लिश कॉमन लॉ से डेवलप हुआ था, जिसको हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस के अंदर इसको मानने से मना कर दिया, इसको खारिज कर दिया, और एक नया प्रिंसिपल डेवलप किया जिसे हम जानते हैं एब्सोल्यूट लायबिलिटी के नाम से। हिंदी में हम इसे कहते हैं पूर्ण दायित्व का सिद्धांत। और जिस केस में ये नियम निकल कर आया, जो सर्वोच्च न्यायालय ने ये जजमेंट पास किया, उस केस का नाम है एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसे हम ओलियम गैस लीक केस के नाम से भी जानते हैं, जो कि 1987 का केस है। तो अब हम समझते हैं पहले एब्सोल्यूट लायबिलिटी का मतलब क्या है। एब्सोल्यूट लायबिलिटी का मतलब यह है कि अगर कोई भी कंपनी हैजार्डियस या फिर डेंजरस एक्टिविटी करती है, मतलब कि अगर कोई भी कंपनी कोई इतना खतरनाक एक्टिविटी चलाती है कि उससे किसी सोसाइटी को या फिर किसी पर्सन को इंजरी हो जाती है, तो वहां पर उस कंपनी का जो जिम्मेदारी बनेगी वो पूर्ण दायित्व का सिद्धांत की जिम्मेदारी बनेगी, एब्सोल्यूट लायबिलिटी की जिम्मेदारी बनेगी। और अभी तक हमने जितने भी एक्सेप्शन स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में डिस्कस किए हैं, वो कोई भी एक्सेप्शन यहां पर अप्लाई नहीं होगा। आपको फुल्ली, जिसे बोलते हैं फुल्ली लायबिलिटी उठानी पड़ेगी कंपनी को। अब हम डिस्कस करते हैं कि इस केस में हुआ क्या था। तो हम डिस्कस कर रहे हैं एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987 का केस, जिसे हम ओलियम गैस लीक केस भी बोलते हैं। अब इसके फैक्ट्स कुछ इस तरीके से थे कि दिल्ली के अंदर एक कंपनी थी श्रीराम फूड्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड करके, वो ओलियम गैस का यूज करती थी। किसी कारण से ये ओलियम गैस इनकी फैक्ट्री से रिलीज हो गई, बाहर निकली और काफी सारे लोगों को इंजर्ड किया, और एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट जो कि 30,000 कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे, उनकी डेथ कॉज हो गई। इस पूरे केस की सीरियसनेस को देखते हुए जो एमसी मेहता हैं, उन्होंने एक पिटीशन दायर करी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर, और यह मांग करी कि ये जो फैक्ट्री है इसके ऊपर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। तो इस केस में ऑनरेबल जस्टिस पीएन भगवती जी की बेंच थी जिन्होंने ये केस डिसाइड किया। इस केस में कोर्ट ने यह हेल्ड किया कि जितने भी हैजार्डियस सब्सटेंस हैं या फिर जितने भी डेंजरस एक्टिविटीज करने वाली कंपनीज हैं, अगर उनसे किसी भी पर्सन को या फिर सोसाइटी को या फिर किसी भी इंडिविजुअल को कोई भी नुकसान होता है, किसी भी तरह की इंजरी पहुंचती है, तो आपके ऊपर हम एब्सोल्यूट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, और आपको 5 एक्सेप्शन में, जो कि एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ स्ट्रेंजर, प्लेंटिफ्स ऑन फॉल्ट, ये कुछ भी यहां पर अप्लाई नहीं होगा। और ये इंडिया की तरफ से लॉ ऑफ टॉर्ट पर सबसे लैंडमार्क जजमेंट जस्टिस पीएन भगवती जी की बेंच ने डिलीवर किया। और एब्सोल्यूट लायबिलिटी, जिसे हम अब पूर्ण दायित्व के सिद्धांत के नाम से जानते हैं, इसका जो नियम है ये इस केस से एस्टेब्लिश हुआ, डेवलप हुआ इंडिया के अंदर। अब ये जो केस है ये 1985 में आया था। इससे ऑलरेडी एक पहले केस हो चुका था जो कि बहुत फेमस केस है, आपने नाम भी सुना होगा, भोपाल गैस ट्रेजेडी। क्योंकि उस केस में भी बहुत ज्यादा लोगों की जाने गई थी, बहुत ज्यादा लोग इंजर्ड हुए थे। इन सब केसेस की सीरियसनेस को देखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये चीजों को बैलेंस किया और ये कहा कि भाई जो ओलियम गैसेस हैं या केमिकल्स हैं वो फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए, सोसाइटी के लिए जरूरी है, और लोगों की जाने भी वो भी जरूरी हैं। तो फिर इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इन जितनी भी हैजार्डियस या फिर डेंजरस एक्टिविटी करने वाली कंपनीज हैं, इनको रीलोकेट करने के लिए ऑर्डर पास किया और ऐसी जगह जाने के लिए बोला जहां पर पॉपुलेशन कम हो। क्योंकि अगर कोई भी इंसिडेंट अगेन होता है तो वहां पर
कम से कम चांसेस हो इंजरी होने की लोगों को और सोसाइटी में इंजरी होने के लिए। इस ऑर्डर के बाद ही जितनी भी दिल्ली में ऐसी कंपनीज थी जो हैजार्डियस सब्सटेंस को कैरी करती थी, डील करती थी या फिर खतरनाक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थी, वो सभी रीलोकेट हो गई, दिल्ली से बाहर चली गई। तो आई होप अभी तक जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है वो आपको समझ आया होगा। अब मैं वीडियो को कंक्लूड कर रहा हूं। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कठोर दायित्व का सिद्धांत, उसके 5 अपवाद। देन हमने डिस्कस किया पूर्ण दायित्व का सिद्धांत, जिसे हम एब्सोल्यूट लायबिलिटी भी जानते हैं, जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987 के केस में डेवलप किया। इस केस से पहले जितने भी केसेस डिसाइड होते थे वो इंग्लिश कॉमन लॉ पर डिसाइड होते थे, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी से डिसाइड होते थे। बट इस केस के आने के बाद जितने भी केसेस हैं भारत के अंदर, वो सारे किससे डिसाइड होते हैं? पूर्ण दायित्व के सिद्धांत से, एब्सोल्यूट लायबिलिटी से। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। और मैं आपको लास्ट में एक चीज और कहना चाहूंगा कि ये जो एमसी मेहता केस हमने डिस्कस किया है, इसका आपको ईयर भी मेंशन करना है एग्जाम में, क्योंकि एमसी मेहता के बहुत सारे केसेस हैं। तो ये वाले केस को पर्टिकुलरली लिखने के लिए आपको 1987 मेंशन करना पड़ेगा। तो इसी के साथ अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।